वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मैनेजमेंट ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल्स की यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 की वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक है तो उन्हें ज़रूर देखें। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑर्गेनाइजिंग के बारे में। इमेजिन एक कंपनी है जहाँ सब काम कर रहे हैं लेकिन रोल्स क्लियर नहीं है। उसका रिजल्ट आया कन्फ्यूज़न और टाइम वेस्ट। अगर ऑर्डर देने वाला क्लियर ना हो, एम्प्लॉयज़ को कैसे पता चलेगा क्या काम करना है और कैसे करना है? इसलिए ऑर्गेनाइजिंग इन मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम सिंपल एग्जांपल्स के साथ ऑर्गेनाइजिंग लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप्स, डेलीगेशंस एंड डिसेंट्रलाइजेशंस समझेंगे। ऑर्गेनाइजिंग मीनिंग organizing is a process of arranging people, resources and activities to achieve goals। जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोगों, रिसोर्सेज और एक्टिविटीज को इस तरह अरेंज किया जाता है ताकि गोल्स अचीव हो सकें। देन नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। द फर्स्ट इज कंटिन्यूस प्रोसेस हैपन्स रेगुलर। जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजिंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो हर टाइम चलता रहता है। जैसे एक कंपनी में नए प्रोजेक्ट आते हैं और नई ऑर्गेनाइजिंग की ज़रूरत होती है। देन सेकेंड इज गोल ओरिएंटेड। इंश्योर वर्क सपोर्ट्स ऑब्जेक्टिव्स मीन्स ये हमेशा गोल्स पर फोकस करता है। मतलब हर एक्टिविटी ऑर्गेनाइजिंग के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए होती है। द थर्ड इज कोऑर्डिनेशन। लिंक्स डिफरेंट डिपार्टमेंट्स मीन्स अलग अलग डिपार्टमेंट को लिंक करता है। जैसे प्रोडक्शन और सेल्स डिपार्टमेंट का काम एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। फोर्थ इज अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप्स। डिफाइंस हु कमांड्स एंड हु फॉलोज मीन्स इसमें ये क्लियर होता है कि किसके पास कमांड है और किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। मतलब बॉस और सब कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन डिफाइन होता है। देन पर्पस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। द फर्स्ट पर्पस ऑफ क्लियर रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब हर एम्प्लॉयज़ का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर होता है जिससे कंफ्यूजन नहीं होती है। सेकेंड इज अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ वर्क। मतलब काम दो बार ना हो इसका ध्यान रखना होता है। मतलब एक ही टास्क रिपीट नहीं होनी चाहिए। थर्ड इज स्मूथ कम्युनिकेशन मीन्स डिपार्टमेंट्स और एम्प्लॉयज़ के बीच कम्युनिकेशन ईजी एंड स्मूथ होना चाहिए। फोर्थ इज effective use of resources means human material and financial resources का best utilization होता है। एंड एग्जाम्पल के लिए जैसे हॉस्पिटल में डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे एंड नर्स उनकी असिस्टेंट काम करेंगी और स्टाफ मैनेजमेंट का भी काम करेंगी। अगर सबके रोल्स डिफाइन ना हो तो हॉस्पिटल में डिसऑर्डर क्रिएट हो जाएगा। इसी को कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग। लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप। Line authority meaning power to give orders and make decisions। लाइन अथॉरिटी का मतलब है डायरेक्ट पावर जिसमें मैनेजर अपने सब कोऑर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हैं और डिसीजन लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे प्रोडक्शन मैनेजर वर्कर्स को डायरेक्टली काम करने के लिए बोलते हैं। देन स्टाफ अथॉरिटी मीनिंग स्टाफ अथॉरिटी रोल्स एडवाइजरी होते हैं। मतलब ये सिर्फ सजेशन देते हैं, ऑर्डर नहीं। एग्जाम्पल के लिए एचआर मैनेजर प्रोडक्शन मैनेजर को सजेस्ट करते हैं कि कौन से वर्कर्स हायर करने चाहिए और कौन से नहीं, लेकिन फाइनल ऑर्डर एचआर नहीं देता है। देन लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप मीनिंग कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेयर लाइन मैनेजर्स मेक फाइनल डिसीजन बट स्टाफ मेंबर्स सपोर्ट विद एक्सपर्टीज। लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप एक कॉम्बिनेशन है। लाइन मैनेजर डिसीजन लेते हैं और स्टाफ अपनी नॉलेज से उन्हें सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं लेकिन उसके लिए लैब टेक्नीशियन टेस्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो दोनों के कोऑर्डिनेशन के बिना पेशेंट का ट्रीटमेंट होना पॉसिबल नहीं है। लाइन स्टाफ कॉन्फ्लिक्ट्स।
First is staff interfering too much. Second is line ignoring staff advice. Third is role misunderstanding. Example, marketing manager staff suggestion launching a expensive ad campaigns, but sales head feels it's a impractical and waste of budget. सो कॉन्फ्लिक्ट तब होता है लाइन एंड स्टाफ के बीच जब दोनों अपनी बाउंड्रीज क्लियर नहीं रखते। अगर रोल और कम्युनिकेशन क्लियर हो जाए तो ये कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड किए जा सकते हैं। डेलीगेशन मीनिंग delegation is the process of transferring responsibility and authority to others while accountability remains with the manager. डेलीगेशन का मतलब है किसी काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी को दूसरे एम्प्लॉयज को देना, लेकिन फाइनल अकाउंटेबिलिटी मैनेजर के पास रहती है। देन काइंड्स ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट इज जनरल डेलीगेशन, मतलब जनरल डेलीगेशन में एम्प्लॉयज को वाइड अथॉरिटी मिलती है। सेकेंड इज स्पेसिफिक डेलीगेशन, सिर्फ एक स्पेसिफिक टास्क के लिए अथॉरिटी दी जाती है। थर्ड इज फॉर्मल डेलीगेशन, फॉर्मल डेलीगेशन में अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिटन एंड ऑफिशियल होती हैं। फोर्थ डेलीगेशन इज इनफॉर्मल डेलीगेशन, इनफॉर्मल में सिर्फ वर्बली अथॉरिटी दी जाती है, कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। देन फिफ्थ इज डाउनवर्ड डेलीगेशन, हायर लेवल मैनेजर अपने सब कोऑर्डिनेट्स को काम और अथॉरिटी डेलीगेट करता है। देन सिक्स्थ इज साइडवर्ड डेलीगेशन, डिपार्टमेंट के बीच अथॉरिटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करना। एग्जाम्पल के लिए सेल्स मैनेजर अपने असिस्टेंट मैनेजर को डेली रिपोर्ट बनाने का काम डेलीगेट करते हैं। लास्ट टॉपिक इज डिसेंट्रलाइजेशन, मीनिंग decentralization is a systematic delegation of decision making authority to the lower levels of management. Delegation का मतलब है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी को सिस्टमैटिक लोअर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को देना। मेथड्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। बाय फंक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर डिसीजंस अलग अलग के लिए जाते हैं। बाय प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट लाइन के पास अपनी अथॉरिटी होती है। बाय जियोग्राफी, रीजनल ऑफिस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट को लोकल डिसीजन का अधिकार रहता है। बाय कस्टमर, कस्टमर सेगमेंट्स के बेसिक्स पर डिसीजन रिटेल कॉर्पोरेट का होता है। एग्जाम्पल के लिए मैकडोनल्ड्स के रीजनल मैनेजर लोकल टेस्ट का हिसाब से मेन्यू डिसाइड करते हैं। ये डिसेंट्रलाइजेशन का एग्जाम्पल है। एंड आज मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस सब्जेक्ट की सभी यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। अगर आपको इस सभी यूनिट्स के नोट्स चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में नोट NOTE लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब।